बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं थोड़ी सी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा वो है पावर ट्रांसमिशन की बेसिक्स। अगर आप देखो तो पावर के तीन हिस्से बनते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली जनरेशन रिमोट एरियाज़ में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के दरमियान में फासला होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में। अब वो जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में जब आपने ट्रांसमिशन करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक लो वोल्टेज में ट्रांसमिट करें। अब जब लो वोल्टेज में हम ट्रांसमिट नहीं करते तो क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम उसे लो वोल्टेज की बजाय इसे हाई वोल्टेज की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो मेजर एडवांटेज हाई वोल्टेज का मिलता है वो बेसिकली ये मिलता है कि हम लो एरिया ऑफ कंडक्टर को वेरी लो रख के भी हम बहुत ज़्यादा जो है ना पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो सिंपल वे में हम कोई थोड़े बहुत वैल्यूज़ पे स्टेप अप नहीं करते। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो 132 केवी या आप देखो तो आते हैं 220 केवी या 500 केवी या 700 केवी। ये बहुत ऊपर ऊंचे वोल्टेज लेवल्स आते हैं। अब जब इन वोल्टेज लेवल पे हम ट्रांसमिट करते हैं जो करंट की रेटिंग होती है वो नॉर्मली कम हो जाती है, यानी कि हमने मेगावाट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है तो जो कंडक्टर का साइज़ है वो बहुत छोटा हमें मिलता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की बेसिक्स होती हैं वो डिफरेंट इस वजह से हो जाती हैं कि ये क्योंकि हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो हाई वोल्टेज के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। हाई वोल्टेज में क्योंकि जब हाई वोल्ट में ट्रांसमिट होता है जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वायर्स के इर्द गिर्द वो भी बहुत ज़्यादा बनता है। इसी तरह जो हमारे पास एक वायर और दो दूसरी वायर के दरमियान में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है जिसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं वो भी नॉर्मली बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमें डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम जो वायर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन किस तरह वर्क करती है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स की बेस पे कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो जो सबसे पहली बात है पावर ट्रांसमिशन में वो हम देखते हैं तो ये है कि पावर ट्रांसमिशन में हम तीन वोल्टेज लेवल्स को डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं हम हाई वोल्टेज, एक को कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और एक को कहते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। नॉर्मली जो कंट्रीज़ ऐसी जिसमें एरिया या डिस्टेंस मुनासिब होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होता है उसमें हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज में नहीं जाते। जब थाउजेंड से भी किलोमीटर से भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो तब हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज जिस तरह 2000 5000 10,000 पे चला जाता है तो तब हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे जाते हैं। अदरवाइज अगर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का तो हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ही सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या हाई वोल्टेज पे। आप देखो हाई वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड है वो 115 केवी से 230 केवी तक जाता है और एक्स्ट्रा हाई का जो है वो 345 से 765 तक, जबकि अल्ट्रा हाई का वो 1000 एंड अबव पे जाता है। ये ट्रांसमिशन लाइन के तीन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर हम टावर को देखें तो टावर के अंदर हमारे पास बेतहाशा कंपोनेंट्स लगे होते हैं। टावर को देखें तो नीचे उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जो नॉर्मली एल्यूमिनियम या जो है स्टील का बना होता है, समटाइम ये कंक्रीट का बना होता है, समटाइम ये वुडन मटेरियल से बना होता है। डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है, जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंगली इसके जो मटेरियल है वो डिफरेंट किस्म का टावर का मटेरियल यूज़ होता है। फिर टावर और कंडक्टर के दरमियान में कुछ सेट ऑफ इंसुलेटर्स लगे होते हैं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स टावर के अंदर ना जा सके। वो जो कंडक्टर जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं इनका जो नंबर है वो डिफाइन करता है इस बात पे कि भाई कितना वोल्टेज लेवल है। जितना ज़्यादा वोल्टेज लेवल होगा उतने ज़्यादा इंसुलेटर्स लगेंगे। जिस तरह नॉर्मली 11 केवी के लिए हम सिर्फ एक इंसुलेटर की डिस्क लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाता है उस तरह फिर हम 3 इंसुलेटर की डिस्क, 10 इंसुलेटर की डिस्क, 15 इंसुलेटर्स की डिस्क डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर यूज हो रहे हैं। ये कंडक्टर्स जो होते हैं ये हर फेज के लिए, यानी कि ये आप एक साइड पे देखो ये जो इसके क्रॉस आर्म्स बने हुए हैं टावर के, इन पे 1 2 3 ये फेज 1 फेज 2 और फेज 3 एक साइड पे, इसी तरह फेज 1 फेज 2 फेज 3 दूसरी साइड पे।
और हर कंडक्टर हर फेज को भी बंडल ऑफ कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो बंडल ऑफ कंडक्टर के दरमियान में जो स्पेस मेंटेन रखना होता है उसे हम स्पेसर कहते हैं। और क्रॉस आर्म के आप देखो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में डैम्पर्स लगे होते हैं ताकि कोई वाइब्रेशन एयर के वजह से हो तो वो टावर को डिस्टर्ब ना करे, तो वो डैम्पर्स वगैरह काम करते हैं ताकि वाइब्रेशन को मिनिमाइज किया जाए। और सबसे ऊपर लगी होती है अर्थिंग वायर। ये अर्थिंग वायर का मेन मकसद ये होता है कि अगर इन केस लाइटनिंग हो तो इसका एंगल कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि लाइटनिंग इस पे पड़ जाए और इसको जो है हमारे मेन सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। और इसके आगे लाइटनिंग सर्किट ब्रेकर लगा होता है जो लाइटनिंग रेस्टर जिसे हम बोलते हैं, ताकि हमारी जो अगर लाइटनिंग होती है तो वो डायरेक्टली अर्थ हो जाए। सही है ना। तो टावर को आप देखो तो ये आपको सिंपल वे में नज़र आती है कि भाई ये टावर का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है और उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे कंडक्टर लगे होते हैं। ये जो चार सर्कल्स बने हुए हैं चारों कंडक्टर ही हैं। इन ये चार कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम क्या करते हैं, बंडल ऑफ कंडक्टर यूज़ करते हैं ताकि हम स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो वो बंडल ऑफ कंडक्टर में हमारे पास ऑप्शन होती है, हम 2 कंडक्टर्स को यूज़ कर लें, 3 कंडक्टर्स को यूज़ कर लें या 4 कंडक्टर को यूज़ कर लें। उसके ऊपर इंसुलेटर्स लगे होते हैं और इंसुलेटर के ऊपर शील्ड वायर लगी हुई है और ये फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है। सही है ना। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं अगर हम देखें तो जो ट्रांसमिशन लाइन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह हमने हाइट ऑफ टावर डिसाइड करना होता है कि भाई कितनी हाइट हो, क्योंकि जो जितना वोल्टेज लेवल है उतनी हाइट हमें बनानी पड़ती। अगर हम हाइट छोटी रखेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा और जो डैमेज करेगा इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को। तो हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरह टावर की डायमेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, वोल्टेज लेवल पे। क्योंकि वोल्टेज लेवल बढ़ता है तो हम एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के दरमियान में फासला भी ज़्यादा रखते हैं और अगर फासला ज़्यादा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली टावर का जो है डायमेंशंस भी ज़्यादा हो जाए। इसी तरह जो कंडक्टर के साथ हमें इंसुलेटर्स वगैरह चाहिए होते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर में आते हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम टावर को आइसोलेट करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि टावर के अंदर से करंट गुजरे, तो टावर और ये जो कंडक्टर के दरमियान में हम इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि टावर की तरफ करंट ना ट्रैवल करे। सही है ना। इसके अलावा हमारे पास शील्ड वायर होती है, उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस तरह यूज़ होती है उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। सही है ना। तो हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये 4 पैरामीटर्स को हम जहन में रखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कि हम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ करें वो ऑप्टिमम वे में यूज़ करें ताकि हमारे पास कॉस्ट मिनिमम हो। यानी कि जो कंडक्टर का साइज़ है वो भी उस हिसाब से यूज़ करें कि हम फ्यूचर प्लानिंग भी कर लें अगले 5-10 सालों की। कहीं इन केस हमारे पास लोड बढ़ता है तो पीछे जनरेशन हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का साइज़ एक स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि जो कंडक्टर का जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए। इसमें इसकी वजह से हम सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर, डिफरेंट किस्म के कंडक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम वेट में मैक्सिमम करंट ट्रैवल हो जाए, मिनिमम लॉसेज हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इसी तरह मैकेनिकल पैरामीटर पे जो हमने टावर यूज़ करना है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊंची हाइट भी ना रखें, उसकी छोटी हाइट भी ना रखें, उसका मटेरियल क्या रखें, ये हमारे पास मैटर करता है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने मैकेनिकल डिज़ाइन करना है या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करना है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कोरोना इफेक्ट है या डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स हमारे पास पावर ट्रांसमिशन में आते हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। अगर इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर प्रेशर ज़्यादा है या कोई और प्रॉब्लम है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से हमें मैकेनिकल डिज़ाइन और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन चेंज करना पड़ जाता है। और इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर, कोशिश ये होती है सस्ते से सस्ता सोल्यूशन बने लेकिन हमारा सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, कहीं पे फॉल्ट ना आए और सिस्टम रिलायबल हो। ये हमारे पास डिज़ाइन में आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की सब कैटेगरी देखें तो वो टाइप आ जाता है, साइज़ आ जाता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज आ जाता है, ये सारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम इसकी थर्मल कैपेसिटी देखते हैं, इसका मीट जो है कंटिन्यूस करंट कितना होना चाहिए, एमरजेंसी ओवरलोड हो और शॉर्ट सर्किट हो तो उसके लिए क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास डिज़ाइन में हमने यूज़ करनी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में हम ये देखते हैं इंसुलेटर की टाइप कौन सी है, कंडक्टर के फेस टू फेस क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, फेस टू टावर क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास होते हैं।
इसी तरह हम देखते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज देखते हैं, स्विच सर्ज देखते हैं कि भाई जब हमारे पास सर्ज आएगी तो किस पॉइंट पे आपका स्विच ऑन हो जाए, किस नहीं। इसी तरह जब आपके इन्वायरमेंट में फॉग आ जाती है या सॉल्टी इन्वायरमेंट हो जाता है तो सॉल्टी इन्वायरमेंट की वजह से रस्टिंग हो जाती है। जिस तरह किसी गंदे नाले के पास या समुंदर के पास है तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से कंडक्टर का टाइप बदलते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी टाइप को हमें डिफाइन करना पड़ता है। इस तरह ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि भाई वोल्टेज ड्रॉप को हमने देखना पड़ता है कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो रहा है। इसी तरह हमें लॉसेस देखने पड़ती है, स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसकी कंडक्टेंस कितनी है, उसकी इम्पिडेंस कितनी है, उसकी इंडक्टेंस कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। ये सारे पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन हमारे पास है उसके अंदर एक्टिव पावर कितनी ट्रांसमिट होगी और पैसिव पावर या हमारे पास रिएक्टिव पावर कितनी ट्रांसमिट होगी, ये चीज़ों को भी हम देखते हैं। मैकेनिकल डिज़ाइन में हम कंडक्टर का साइज़ देखते हैं, क्योंकि कंडक्टर का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना वेट उसका बढ़ जाएगा, और जितना वेट बढ़ जाएगा उतना फिर मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। इसी तरह हमें ये यहाँ पे जो चीज़ हमें मैटर करती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन मैटर करती है। इसी तरह पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह मतलब कि ये डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन इकोनॉमिक फैक्टर को भी देखते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है, उसमें लॉसेस कितने हैं और लॉसेस की वजह से कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सही है ना। तो ये हमारे पास आती है। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो ट्रांसमिशन लाइन के स्टैंडर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो 66 किलो वोल्ट यूज़ होता है, फिर 110 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट और 765 किलो वोल्ट यूज़ होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो वोल्टेज में हमारे पास यूज़ होते हैं। सही है ना। और इसी तरह फिर हम जो है लेंथ ऑफ द लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्टिंग में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब ये एक जनरल फार्मूला है। अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन को कि वोल्टेज को डिफाइन करना है कि भाई कितना वोल्टेज हमारे पास होना चाहिए, तो वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि दो चीज़ें हमें गिवन होती हैं। एक चीज़ क्या होती है कि भाई कितनी पावर को हमने ट्रांसमिट करना है, तो वो पावर की केवीए रेटिंग हमारे पास गिवन होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये किलोवाट में नहीं है, ये केवीए में। और केवीए में इस वजह से है कि ये करंट और वोल्टेज के रिलेशन पे हम इसमें पावर फैक्टर इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, ये हमारे पास इसकी रियल पावर आ जाती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वो है एल। एल क्या है, लेंथ, कि कितने डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मंगला डैम है और लाहौर है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 700 किलोमीटर है, तो एल क्या हो जाएगी, 700 किलोमीटर। मैं कहता हूँ मेरा मंगला डैम जो है वो जो वो पावर जनरेट कर रहा है वो 4000 या 3500 किलो वोल्ट केवीए जनरेट कर रहा है, तो हमारे पास केवीए आ गई। तो उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें तो आप देखो 3500 हो और साथ 500 किलोमीटर हो, तो जो वोल्टेज लेवल हमें चाहिए, ऑप्टिमम वोल्टेज लेवल, वो 765 चाहिए। इसी तरह अगर 500 मेगावाट है और 400 किलोमीटर है, तो जो ऑप्टिमम वोल्टेज लेवल चाहिए वो 400 वोल्टेज लेवल चाहिए। तो ये डिफरेंट किस्म के वोल्टेज लेवल हम डिफाइन करते हैं कि भाई जो साइज ऑफ कंडक्टर है या जो डिस्टेंस है और जो पावर रेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम वोल्टेज लेवल को डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के टावर्स के जितना जितना वोल्टेज लेवल बढ़ता है तो उस तरह टावर्स की हाइट भी बढ़ती रहती है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर हैं, हर स्ट्रक्चर का अपना अपना नाम है। जिस तरह इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एच फ्रेम। अब इसकी जो वोल्टेज लेवल है, कैपेसिटी, वो नॉर्मली 11 केवी से ज़्यादा वोल्टेज लेवल हम इसमें ट्रांसमिट नहीं करते। सही है ना। इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के ये स्टील के स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह जो हमारे पास आ जाता है, अगर हमने हाई वोल्टेज के स्ट्रक्चर देखने हैं तो वो नॉर्मली इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है। डिफरेंट किस्म के टावर स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के मटीरियल से बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम मैकेनिकल डिज़ाइन को चेंज करते रहते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब टावर की बात करते हैं तो हमारे पास एक हाइट होती है ग्राउंड टू टावर हाइट, यानी कि फेस की हाइट। एक हाइट यानी कि ये हमारे पास मेन बन जाती है। दूसरी हमारे पास बन जाती है विड्थ ऑफ टावर, कि कितनी उसकी विड्थ बन रही है, फेस टू फेस उसकी विड्थ कितनी बन रही है। तीसरी टॉप जो डैम्पर विड्थ है, यानी कि ये ऊपर से लेके जो ऊपर वाला एरिया जो फेस टू फेस का डिफरेंस है उसकी
लेंथ, और इसी तरह आखिरी जो लेंथ बनती है वो आपकी क्रॉस आर्म की लेंथ बनती है कि भाई आपका क्रॉस आर्म कितनी लेंथ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हम टावर की डिज़ाइन करते हैं। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड में आप देखो तो ये 3 लेवल्स बनते हैं। पहला लेवल हमारा जो है वो H1 का लेवल है, ये टावर की मिनिमम हाइट है। उसके बाद वोल्टेज लेवल की वजह से हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास देखो ना, तो ये हमारे पास है कि भाई H1 जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस का है। H2 जो है वो हमारे पास जो फेज आ रहा है उसकी वजह से जो सैग आ रहा है, उस सैग की वजह से जो हमने हाइट हमें रखनी पड़ेगी वो है हाइट जो है H2 है। फिर H3 क्या है, जो कंडक्टर के दरमियान में वर्टिकल स्पेसिंग है उन स्पेसिंग को H3 डिफाइन कर रहा है। जबकि H4 क्या है कि भाई हमारे जो लास्ट फेज है उसका अर्थ वायर से कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान में एंगल नॉर्मली हम 30 डिग्री का रखते हैं ताकि लाइटनिंग का जो है, लाइटनिंग अगर पड़ती है तो वो अर्थिंग वायर पे जाए, इसकी एंगल की कैलकुलेशन में। तो ये एक बेसिक फार्मूला है अगर हमने टावर की हाइट मेजर करनी। यानी कि टावर की हाइट क्या है, 5.182 प्लस 0.305 इंटू के, और के क्या है, वोल्टेज, यानी कि जिस वोल्टेज पे आपने ट्रांसमिट करना है -33/33। यानी कि अगर मैं 33 kV ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो 33 - 33 जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो के फैक्टर है ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसके मतलब 33 kV की मिनिमम हाइट जो है वो 5.18 है। एक और बात, यानी कि अगर मैंने ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ट्रांसमिट करना है और 33 है या 33 से कम है, तो जो टावर की हाइट हम मिनिमम रखेंगे वो 5.18 या 5.2 रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 66 है तो 66 - 33 डिवाइडेड बाय 33, यानी कि 1 आ गया तो 0.35 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.35 मतलब पर टावर की हाइट 5.49। क्यों टावर की हाइट इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना वोल्टेज लेवल इसके अंदर बढ़ता जाएगा उतनी टावर की हाइट ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो वो एक सर्टन एरिया कवर करता है। अगर हमारी कोई भी चीज़ जो कंडक्टिव चीज़ है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के एरिया में आ जाएगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी, या अट्रैक्ट नहीं होगी तो उसके अंदर करंट पास करना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि हम टावर की हाइट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे टावर की हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है ना। थैंक यू, ये थी बेसिक्स। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिटेल में जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लेक्चर्स इसके इधर अपलोड करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपके लिए आसानी अता फरमाए और आपको आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू जी।